मैं डॉक्टर श्याम शंकर शुक्ल, गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय सोनवा प्रतापगढ़, अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। इसके पूर्व में डीएलएड 4th सेमेस्टर में हमने सेंटेंस प्रकरण शुरू किया था, जिसमें असर्टिव सेंटेंस, जिसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस, एम्परेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इनको पढ़ा चुका हूं। इसके बाद बचता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ने के साथ साथ पहले हमको क्लास के विषय में भी जानना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, a complex sentence contains an independent clause and a dependent clause. A complex sentence contains an independent clause and a dependent clause. इसमें एक ही मेन क्लॉज होता है, बाकी सब सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होता है, बाकी सब सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में 3 क्लॉज होते हैं। नंबर 1 नाउन क्लॉज, नंबर 2 एडजेक्टिव क्लॉज और नंबर 3 एडवर्ब क्लॉज। अब हम सब लोग सबसे पहले नाउन क्लॉज को पढ़ें। नाउन क्लॉज उदाहरण, that he is honest, it's certain, it's certain, निश्चित है कि वह ईमानदार है। यहां पर सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ये it's certain, निश्चित है। यहां पर जो काम कर रहा है सब्जेक्ट टू ए वर्ब का, सब्जेक्ट टू ए वर्ब का काम कर रहा है क्या? दैट ही इज ऑनेस्ट। ठीक इसी प्रकार से आई न्यू दैट ही वुड नेवर टेल ए लाई, दैट ही वुड नेवर टेल ए लाई। यहां पर ये ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, क्योंकि आई न्यू, मैं जानता हूं। उसके बाद का जो वाक्य हो रहा है वो ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन बन रहा है, दैट ही वुड नेवर टेल ए लाई। नंबर 3 है दिस इज व्हाट ही सेड, दिस इज व्हाट ही सेड। व्हाट ही सेड ये क्या है? कंप्लीमेंट टू ए वर्ब, कंप्लीमेंट टू ए वर्ब, ये कंप्लीमेंट टू ए वर्ब है। इस तरह से नाउन क्लॉज में आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा हम चलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज की तरफ। जैसा कि एडजेक्टिव का मतलब ही है विशेषण, और एडजेक्टिव विशेषता किसकी बताता है? नाउन और प्रोनाउन की। तो जो जिस नाउन और प्रोनाउन की ये विशेषता बताता है, ठीक उसी के बाद ही ये आता है। जैसे The man who came here is my relative। यहां the man क्या है? The man ये जो इसका सब्जेक्ट है, जो इसका कर्ता है, इसकी विशेषता है who came here is my relative। is my relative who came here, जो आया वो मेरा संबंधी है। ये क्या कह रहा है? ये उसी के बाद आया है। नाउन या प्रोनाउन के बाद ही ये विशेषण आता है। और यहां पर भी वही बात हुई है, who came here, तो ये यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। This is the pen that I bought yesterday। This is the pen, ये वही पेन है that I bought yesterday, जिसको मैंने कल खरीदा था। यहां पर भी ठीक वही पोजीशन बन रही है जो पहले वाले वाक्य में बनी। नंबर 3, this is the place where he was born। यह वही स्थान है जहां वह पैदा हुआ था। विशेषता कहां की बता रहा है? उस स्थान की बता रहा है।
ये उस स्थान की विशेषता बता रहा है। विशेषता एडजेक्टिव का काम ही है। तो इस तरह से पहले वाक्य में द मैन हु केम हियर इज माई रिलेटिव हु केम हियर ए एडजेक्टिव क्लॉज से काम करता है। दूसरे में दिस इज द पेन दैट आई बॉट यस्टरडे, यहां पर दैट आई बॉट यस्टरडे इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया है। ठीक इसी तरह से दिस इज द प्लेस वेयर ही वाज बोर्न, वेयर ही वाज बोर्न यह भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, विशेषता बता रहा है नाउन या प्रोनाउन की। अब हम चलते हैं एडवर्ब क्लास की तरफ। दो हो गया, नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब एडवर्ब क्लास, एडवर्ब क्रिया विशेषण, एक क्रिया की ही विशेषता बताएगी। और इसमें एक खासियत और भी है समझने की और जानने की। इसमें समय, स्थान, रीत, प्रभाव, तुलना, विभिन्नता, उद्देश्य, कारण, शर्त और सीमा आदि का प्रकटन होता है, आदि प्रकट होता है। इसमें निश्चित रूप से इन चीजों का समावेश रहता है। जैसे When I came, he was not here, यह बता रहा है जब मैं पहुंचा तो वहां नहीं था, समय बता रहा है। दूसरा है he is so weak, अभी इसका कारण बता रहा है क्यों नहीं दौड़ पाया। He is so weak that he cannot run, वह इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता है। यहां पर कारण बताया, तो कारण भी एडवर्ब क्लॉज में कारण भी रहता है, उद्देश्य भी रहता है। तीसरा, although he is poor, he is honest, कामा में लग गया यहां पर। although यद्यपि वह गरीब है लेकिन ऑनेस्ट है, ईमानदार है। यहां पर although he is poor, ये क्या कर रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता है he is honest। इस प्रकार से तीनों क्लास, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और द एडवर्ब क्लास, इन तीनों क्लास को हम सबऑर्डिनेट क्लास, ये सबऑर्डिनेट क्लास है तीनों, ये तीनों सबऑर्डिनेट क्लास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आते हैं। अब बचा लास्ट वाला कंपाउंड सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को मिश्रित वाक्य, वैसे हम इसको कंपाउंड सेंटेंस को संयुक्त वाक्य कहते हैं। उसमें एक सबऑर्डिनेट क्लास कम से कम होना चाहिए, इसमें कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लास होना चाहिए। किसमें, कंपाउंड सेंटेंस में। कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए, और उसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए। इसमें एक प्रिंसिपल क्लास, एक मुख्य वाक्य प्रिंसिपल क्लास, और कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। किसमें, कंपाउंड सेंटेंस में। इसमें एक बात और भी है, कथन को, जैसे कोई कथन है उसको दूसरे कथन से जोड़ने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे एंड, आर, बोथ, नाइदर नॉर, आइदर आर, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, अदरवाइज, इन शब्दों का प्रयोग एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ने के लिए होता है। यह भी एक तरह की इसकी पहचान है। दूसरा, जब हम विरोध प्रकट करते हैं, विरोध प्रकट करते समय किन शब्दों का प्रयोग करते हैं हम, बट, स्टिल, हाउएवर, एट। विरोध प्रकट करते समय हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, बट, स्टिल, हाउएवर, एट, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये भी इसकी एक पहचान है। लास्ट में फल या परिणाम माने रिजल्ट को प्रकट करने के लिए हम सो,
फॉर, देयरफॉर, सो, फॉर और देयरफॉर शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब उदाहरण के लिए देखिए, ही केम टू मी एंड हेल्प मी। यहां एंड का प्रयोग दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हुआ। ही केम टू मी एक वाक्य हो गया और दूसरा वाक्य हो गया हेल्प्ड मी, लेकिन ये कोऑर्डिनेट है, ये है इंडिपेंडेंट है। ये कोऑर्डिनेट क्लास है और ये प्रिंसिपल क्लास है। तो ही केम टू मी, वह मेरे पास आया, एंड हेल्प डी और मेरी मदद किया। तो यहां पर एंड शब्द, एंड ने दोनों को जोड़ा, इसलिए ये कंपाउंड सेंटेंस बना। दूसरा, ही वॉज नॉट ओनली पनिश्ड बट ऑल्सो फाइंड। ही वॉज नॉट ओनली पनिश्ड, वह केवल दंडित ही नहीं हुआ बल्कि उसको फाइन भी की गई। बट ऑल्सो फाइन, यहां पर नॉट ओनली और बट ऑल्सो शब्द का प्रयोग हुआ। नॉट ओनली, यह एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ने के लिए नॉट ओनली पनिश्ड बट ऑल्सो फाइंड। तीसरा है, ही इज ए लायर एज वेल एज ए थीफ। वह एक झूठा है, झूठा ही नहीं बल्कि चोर भी है, एज वेल एज। इसको हम दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं, जैसे यहां पर लिखा ही इज ए लायर एज वेल एज ए थीफ। इसको हम चाहें तो ही इज नॉट ओनली अ लायर बट ऑल्सो अ थीफ। इसको हम चाहें तो एक ढंग से और भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ही इज नॉट ओनली अ लायर बट नॉट ओनली अ लायर बट ऑल्सो अ थीफ। इस वाक्य का ट्रांसलेशन दो ढंग से किया जा सकता है। चौथा है, ही इज रिच स्टिल ही इज नॉट हैप्पी। ही इज रिच, वह धनवान है, धनी है, फिर भी ही इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। यहां पर क्या प्रकट कर रहा है? यह एक तरह का विरोधाभास है। भाई धनवान व्यक्ति को खुश होना चाहिए, लेकिन धन से वो खुश नहीं है, इसलिए यहां पर भी एक स्टिल जो है ये कंपाउंड सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लास को, माने ये उसको जोड़ रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है दोनों वाक्य। लास्ट में है, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम कीजिए, अदरवाइज यू विल फेल, नहीं तो फेल हो जाओगे। यू विल फेल हार्ड वर्क, इसको जोड़ा किसने? अदरवाइज ने, अदरवाइज से जुड़ रहा है यहां पर, इसलिए कंपाउंड सेंटेंस हुआ। तो सेंटेंस आज 4th सेमेस्टर डीएलएड लगभग समाप्त हुआ। बीच में फिर हम रिवाइज करते रहेंगे। इतना जान लीजिए, शुरू से एक सरसरी निगाह से हमने एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव जिसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, दोनों एसर्टिव कहें या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहें, उसके बाद इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, फिर कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड, इन सारे वाक्यों को पढ़ा दिया। अब इसमें अगर कहीं दिक्कत हो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।